तो हम आ गए अपने स्टडी मटेरियल पे, ICI के। आप ध्यान से देखिए, थ्योरी कराने से पहले एक तो अभी तक की सारी थ्योरी खत्म करूंगा मैं, और उसके बाद नई थ्योरी कराऊंगा। लेकिन थ्योरी कराने से पहले मैं आपको एक बात बोलूंगा ध्यान से। कई स्टूडेंट्स सोचते हैं कि आपके पास जो MCQ में क्वेश्चन आएंगे वो सिर्फ थ्योरी में से आएंगे। ये बहुत बड़ी गलती होती है। आपको कोई भी छोटा क्वेश्चन दे देगा, उसमें 4 ऑप्शन के आंसर दे देगा, न्यूमेरिकल, वो भी MCQ होगा। CMA में तो पूछा जाता है ऐसा। अब आप कहोगे कि सर हमारे में क्या होगा, होना तो यही चाहिए ऑप्टिमली। मैं तो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक पेपर देखेंगे नहीं मैं कैसे कमेंट कर दूं, है ना। तो मैं मान के चल रहा हूं थ्योरी में से भी आएगा, न्यूमेरिकल में से भी आएगा MCQ, और आपको दोनों चीजों पे इक्वल ध्यान देना, इक्वली। आपकी मैं थ्योरी पढ़ाने से पहले एक बात और बोलूंगा। कई स्टूडेंट्स थ्योरी को बहुत लाइटली लेते हैं, सोचते हैं कि थ्योरी पढ़ के क्या मिलेगा। उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज स्कैनर को रेफर करें। आपको थोड़ा आइडिया लगेगा किस क्वेश्चन का, किस तरीके का टॉपिक कब कब आया है। फ्यूचर के बारे में कमेंट इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि पेपर पैटर्न बदलेगा, तो मैं फ्यूचर के बारे में तो कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन पास्ट दिखा सकता हूं कि आपको ये रहा है। अब आपके साथ क्या बीतती है मैं थोड़ी कुछ कह सकता हूं। और ये बातें मैं बार बार क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप में से कई लोग निकल के आएंगे, सर मुझे ये बता दीजिए इंपॉर्टेंट क्या है, क्या सबसे ज्यादा पढ़ूं, क्या सबसे कम पढ़ूं। तो मैं ये तो बताऊंगा कि रिवाइज कौन कौन से क्वेश्चन कम से कम करके जाओ ताकि पास हो जाओ। रिवाइज एटलीस्ट क्वेश्चंस। लेकिन मतलब जैसे यहां पे 50 क्वेश्चन होंगे तो मैं आपको बता दूंगा 5 क्वेश्चन कर जाओ तो इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स खत्म हो जाएंगे। हैविंग सेड दैट, मैं आपको यह भी कहूंगा कि थ्योरी को लाइटली लेने वाले बहुत बड़े स्टूपिड कहलाएंगे, बहुत बड़े स्टूपिड। बाकी आपकी मर्जी है, मेरा काम है पढ़ाना, आपका काम है ना पढ़ना, उसी में आप एक्सपर्ट। तो अब शुरू करते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। सुनिएगा, मैंने आपको एक बार बताया था इस चीज को। सबसे पहले क्या होता है, इंजीनियरिंग या प्लानिंग डिपार्टमेंट क्या करता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बिल्स ऑफ मटेरियल फाइल देता है। अंशिका अग्रवाल, इस बिल्स ऑफ मटेरियल फाइल में क्या होता है? मगर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो। बोला एकदम सही है, 100%। एक एग्जांपल के हिसाब से एक्सप्लेन कर दो, एक कोई भी एग्जांपल। आपने बोला सही है, लेकिन आई नीड एन एग्जांपल। चाहिए वगैरह से उसकी फॉर्म नहीं थी, लोगों ने बात। अब इसमें से फर्नीचर गायब कर दो, अब जो आपका आंसर बना ना वो है सही आंसर। मतलब समझे थ्योरी का आंसर कैसे लिखते हैं? आपने पहले क्या बोला, ये जो रॉ मटेरियल वगैरह चाहिए ये बताते थे, बस कंपोनेंट और रॉ मटेरियल ना। आपने वर्ड क्वांटिटी यूज किया, अंतर समझे? आंसर एक ही लड़की ने दिया, सेम आंसर दिया, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट था। दूसरी बार में उसने कहा एक प्रोडक्ट बनाने के लिए मेरे को रॉ मटेरियल की कितनी कितनी क्वांटिटी चाहिए, वो हमारा बिल्स ऑफ मटेरियल फाइल में लिखा होता है। बात को समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। थ्योरी में नंबर क्यों नहीं आते, मैं ये समझाना चाह रहा हूं बेटा। लिखने वाला वही होगा, बात क्लियर हो रही है? लिखने वाला कोई और नहीं है। लेकिन अगर आप किसी एग्जाम्पल को लिखते हो और उसको ही सही करके रिफ्रेश करके फिर उसमें क्या कर दिया, जैसे आपने बोला फर्नीचर, फर्नीचर की जगह बोल दो प्रोडक्ट। अब देखो कितना अच्छी लाइन बन गई। सही बोल रहा हूं, बात क्लियर हुई? कहना क्या चाह रहा हूं, आपने सबने सुना?
तो बेटा ये चीजें सीखना, बाद में ना रोते हुए निकलते हैं और ये बोलते हैं कि सर हमने तो सारा सही किया था, हमारे बेकार में नंबर कट गए। बेकार में कोई नंबर नहीं कट रहे तुम्हारे, एक्चुअली आपने सही नहीं किया था इसलिए नंबर कटे। गॉट इट? चल, अब आपने कहा कि सर बिल्स ऑफ मटेरियल फाइल हमें क्लियर हो गई। रुद्र, मटेरियल रिक्विजिशन फाइल क्या होती है? पर कितने? पूरी बात समझ में नहीं आई अभी तक। मजा नहीं आया। शाश्वत आखिर में लाइन गलत कर गया, लेकिन शुरुआत हमने बहुत अच्छी की थी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्टोर डिपार्टमेंट से बोलेगा कि मुझे इतने मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, इस टाइप के इस कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट है, इस टाइप की सब असेंबली की रिक्वायरमेंट है, मुझे ये भेजो। अब समझ में आया? ठीक है बेटा, तुम लोग शायद बुरा मान रहे होगे मेरी बात का कि टोक दिया, बुरा मत मानना। ये सोचना बड़ा भाई है, थोड़ा बहुत टोक भी देगा तो क्या जाएगा। ठीक है, आपने कहा अगला, पहले समझ में आ गया? इन्होंने गलती क्या की थी, इन्होंने सिर्फ बोला था कितनी कितनी मेरे को रिक्वायरमेंट है या अवेलेबिलिटी, आपने ऐसे कुछ बोला था, ये गलती। आप ये बोलो मुझे इतने भेज, आई नीड दिस आइटम, वो मांग रहा है ना। अच्छा, स्टोर के पास, अब उसने स्टोर वाले ने आपको गुड्स तो दे दिए, लेकिन स्टोर पे गुड्स कम पड़ने लग गए, तो हमें बताने वाली हैं अब शिवानी मैडम कि परचेज रिक्विजिशन क्या होता है बेटा। बिल्कुल सही, लेकिन परचेज डिपार्टमेंट के पास वो खुद नहीं जाएगा, स्टोर डिपार्टमेंट वाला। इन्होंने कहा जब गुड्स उसको मंगवाने होंगे, रॉ मटेरियल और मंगवाने होंगे या कंपोनेंट वगैरह मंगाने होंगे, तो वो रॉ मटेरियल कंपोनेंट में हल्का सा अंतर बता देता हूं। अगर कोई चीज फिनिश गुड्स बनाते पे उड़ गई, यूज हो गई और खत्म हो गई, जैसे पनीर बना तो दूध गायब हो गया, बात समझे? सब्जी बनी आलू गोभी, तो गोभी उसमें मिक्स हो गई, नमक उसमें मिक्स हो गया, तो आप ये कह रहे हैं वो कहलाएगा आपका क्या? रॉ मटेरियल। कंपोनेंट क्या किया जाता है? कंपोनेंट और सब असेंबली को सिर्फ उसको लाके जोड़ा जाता है, असेंबल करा जाता है। अंतर क्लियर हो गया? जैसे वो चेयर है, वो वाली रिवॉल्विंग, उसका हैंडल अगर टूट जाए तो मैं क्या करूंगा? दूसरा हैंडल लाऊंगा और लाके उसको असेंबल कर दूंगा। यही करूंगा कि नहीं करूंगा? इसीलिए देखो, आपने कभी सुना होगा असेंबल्ड पीसी। उसमें क्या करते हो आप? कंपोनेंट से सब असेंबली लाते हो और उसको जोड़ देते हो। तो मैं जानबूझ के आपकी देखो थ्योरी अच्छी करने के लिए समझा रहा हूं कि आप किस तरीके की टर्म्स यूज करोगे। कोशिश करो अपनी टर्मिनोलॉजी, देखो मेरी, मैं आपको जेन्युइनली बोलूं, मैं 2-4 दिन पहले, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत रेप्यूटेड टीचर हैं, नाम नहीं ले रहा मैं, उनके साथ बैठा था। अब मैंने क्या किया, मैंने, मेरे आदत के मैं 2 तरीके से बटा हूं, एक कॉर्पोरेट कल्चर, एक स्टूडेंट कल्चर। मैं अपना बैठ के मैंने एक ब्रीफ बनाया, एक केस, एक वो आया IBS नाम का पेपर नया आया है, और मैं उसको समझाना था, तो मेरा ही मेन रोल है उस पेपर में। तो उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट की थी कि पराग प्लीज आप आओ और प्लीज हमें गाइड करो, हेल्प करो, हमारे साथ पढ़ाओ। मैं चला गया था और पहली बार उन्होंने कहा कि यार एक काम करो, इस समय जो है ना, अभी पेपर पूरी तरह ड्राफ्ट नहीं हो पाया है, फाइनल का पेपर भी हो गया जून में अनाउंस, तो आप एक काम करो, आप मई जून में पेपर के लिए स्टूडेंट्स को आप प्लीज पढ़ा दो। पढ़ा दी। मैं जब बना रहा था अपनी समरी, तो कहते हैं ये तो ऐसा लग रहा है चैट GPT से बना रहे हो। मैंने कहा सर ऐसा है, आपके सामने टाइप कर रहा हूं। कहते हैं ये तो स्टूडेंट समझेगा ही नहीं।
मैंने कहा ये समझा कौन रहा है? मैंने कहा ये तो मैं बुलेट पॉइंट्स बना रहा हूं, इसे समझा कौन रहा है? बुलेट पॉइंट तो बना सकता हूं या नहीं बना सकता? जब मैं क्लास में खड़ा हुआ उसके बाद मैंने वो पेपर अलग रख दिया। अब वो खुद कहने लगे एक मिनट वो पेपर लाना, उन्हें देखने थे कि बुलेट पॉइंट से ब्रीफ हो सके। इंपॉर्टेंट क्या है बेटा? टीचिंग हम सब बहुत अच्छी कर लेंगे, पढ़ आप बहुत अच्छा लोगे, लेकिन स्कोर करना और लाइफ में स्कोर करना दोनों के लिए आपकी टर्मिनोलॉजीज को आज से आपको यूज करना पड़ेगा। यहां पे मैं कई बार इतनी ज्यादा सिंपल लैंग्वेज यूज करता हूं कि मेरे को लगता है, शर्म आती है कि मैं इतनी सिंपल लैंग्वेज क्यों यूज कर रहा हूं। मगर अगर ना करूं तो आप लोगों को बात समझ में नहीं आएगी, आप लोगों को लगेगा कि यार ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड टीचर है, ये तो कंफ्यूज कर देता है। तो मेरे को मजबूरन क्या करना पड़ता है? बिल्कुल गवारू लैंग्वेज में बोलना पड़ता है, लेकिन आपको धीरे धीरे करके इंप्रूव करनी है उसको। अब तुम्हारी कुछ क्लासेस हो गई, तो जैसे जब आप टर्म्स बोलते हो, लाइन बोलते हो, तो जो अंतर अंशिका के पहली लाइन में और दूसरी लाइन में था ना, वही अंतर आपको हर बार कोशिश करनी पड़ेगी अपनी लाइन में लाने के लिए, अगर आप अच्छा स्कोर करना चाह रहे हो बेटा। और ये उपदेश नहीं है कि बाबा रामदेव ने बोला ये खानी चाहिए सही हो जाएगा, तो आपने खाना शुरू कर दिया या नहीं खाया। वही बड़ी सीधी सी बात है, तुम्हारी लाइफ एंड डेथ का सवाल है। डेथ गलत है, लाइफ में सक्सेस का सवाल है, सक्सेस एंड फेलियर का। तो आपकी मर्जी है, बाकी मानना ना मानना आपके ऊपर है। मैंने समझाना चाहिए, मैंने समझा दिया। परचेज रिक्विजिशन बहुत सिंपल है कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो आपने परचेज डिपार्टमेंट से बोला कि भैया खरीद इसको, मुझे चाहिए स्टोर वाला, कि कल को वो प्रोडक्शन वाला मांग लेगा तो मैं कहां से दूंगा? अरे वो कितनी लैंग्वेज है, अगर आप मेरी रिपीट करोगे, अब कहोगे सर इतनी आप हमें समझा रहे हो कितनी लेमन लैंग्वेज है, लेकिन अगर मैं ये लैंग्वेज नहीं बोलूंगा आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। अब आप पहुंचे कहां पे? परचेज डिपार्टमेंट। परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा? सबसे पहले टेंडर या फिर रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। अब ये चीज जो आई इंस्टीट्यूट ने इस बार डाली, मैं आपको दिखा देता हूं। मैं क्या करूंगा आपके लिए, प्लीज आपके लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कर रहा हूं। पेज नंबर आपका 2.9 है, उस पर मैंने ये येलो किया हुआ है। मैं जब भी स्टडी मटेरियल खोलूं और कहीं येलो दिखे, इसका मतलब इंस्टीट्यूट ने वो चीज नहीं डाली, उसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से या बाकी पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि मैं मानता हूं जनरली ऐसे में क्या होता है, निकल के आ जाता है कुछ, बाकी इसमें कोई स्पेशल नहीं है। मैं आपको समझा देता हूं क्या होता है रिक्वेस्ट या इनविटेशन फॉर, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल या नोटिफिकेशन इनवाइटिंग टेंडर। आपको गुड्स क्या खरीदने हैं, कब खरीदने हैं, कितने खरीदने हैं, कहां से खरीदने हैं, और आपने कहा किस प्राइस पे खरीदने हैं। आपने कहा किसी भी चीज को खरीदने से पहले हम ये सोचेंगे, उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद आप, जैसे आपने कभी सीए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट देखी हो तो उस पर लिखा होता है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, कि हम चाहते हैं ये चीज हो, आप अपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भेजिए कि आप प्रपोजल, आपसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपना प्रपोजल दीजिए हमें। अब सारे प्रपोजल जो आ जाएंगे उसके बेस पे हमें जो बेस्ट प्रपोजल लगेगा वो चूज कर लेंगे। बात समझ आई? उन्हें मान के चलिए रीडिंग रूम के लिए जगह चाहिए, एरिया है लेटर से रोहिणी, मैंने ऐसे ही रैंडमली बोल दिया, कोई सिलेक्टेड नहीं है, रोहिणी। रोहिणी में अगर रीडिंग रूम एलोकेट करना है तो वो क्या करेंगे, कहां जाए? पहला तरीका प्रॉपर्टी डीलर। दूसरा तरीका क्या होता है, आप न्यूज़पेपर में ऐड निकालते हैं या वेबसाइट पे डालते हैं या किसी उन पर्टिकुलर वेबसाइट पे डालते हैं जो इस तरीके की हैं, उस पे लिखते हैं रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, कि आप अपना प्रपोजल भेजिए यहां पे, ठीक है। इनविटेशन फॉर टेंडर, मतलब आपने कभी देखा हो अगर न्यूज़पेपर में टेंडर्स के इनविटेशन आते, हाँ, कि आप क्या प्राइस चार्ज करेंगे इस चीज का, तो ये सारी चीजें समझ में आ गया। इसके लिए जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने अपनी साइट बना रखी है जिसको जैम बोलते हैं, अगर किसी को पता हो, पता है? GEM, ये
गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो जब गवर्नमेंट की बात आती है, पहले क्या होता था, मेरे पास एक स्टूडेंट थी, मैं नाम नहीं लूंगा, उस लड़की का नाम कोइंसिडेंस से यहां पे बैठी 2 लड़कियों से मैच कर रहा है। अब उस लड़की के फादर का क्या, उन्होंने मेरे को ऐसे बैठते हैं, फादर कभी कभार आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, चाय पीते हैं साथ में, गप्पे लगती हैं पेरेंट्स के साथ। तो वो बताते हैं मेरे को कि वो ना बैग, जूते, ये सब सप्लाई करते हैं स्कूल्स में। और उन्होंने शुरू कैसे किया था, प्रिंसिपल से जान पहचान निकाली, सेटिंग बन गई, चांदनी चौक से लाए, यहां भेज दिए। शुरू ऐसे किया था। अब कई बार क्या होता है, मैं उनको गलत नहीं बोल रहा हूं, क्या पता वो फेयरली चले, कई बार वो अनफेयरली चलते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता गवर्नमेंट में कई बार इस चीज के लिए एक ऑप्शन होता है गलत तरीके से आगे बढ़ने का? तो लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज में कई जगह पे ये होता है कि आपके लिए एसी का अलॉटमेंट हो जाएगा, एसी मंगवा लेंगे, वहां एसी लगेंगे नहीं, भारी बार से बिक जाएंगे, या बहुत हाई कोटेड रेट पे आएंगे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक मार्केट प्लेस निकाला, एक मार्केट प्लेस बनाया, जैसे अमेजॉन है। उन्होंने कहा जितनी भी आपको चीजें खरीदनी है, चाहे वो पेंसिल ही क्यों ना हो, आप वो कहां से खरीदेंगे? जेन के थ्रू। आप उस पर डालिए कि मेरी रिक्वायरमेंट है इतनी, लोग आएंगे, वो अपना कोटेशन डालेंगे और फिर आपको एक्सेप्ट करना है ऑनलाइन ही, सारा दिखेगा ट्रांसपेरेंसी के लिए। लेकिन कलाकार तो कलाकार है, उसको थोड़ी रोक सकते हो तुम। वो जगह पे एसी तो होगा लेकिन दिखेगा नहीं, रिक्वायरमेंट होगी, एसी भी होगा। लेकिन अब आजकल जो एसी आने लग गए हैं वो इनविजिबल एसी हैं, शायद आपने देखे होंगे। तुम्हें पता नहीं? अरे ये इनविजिबल एसी नहीं लगा यार, एसी भी पक्की नहीं लगा। हाँ ये सही बोला, तुम्हें दिखे नहीं एसी? दिख गया ना अब, तो फिर यार अब बंद कर दीजिए, नहीं समझ में आया? अरे यार ये वाला एसी दिखाया, ये भी नहीं दिखा। अरे वो तो अलग है, वो दिखा। गवर्नमेंट ऑफिस में सबको दिखता है बेटा वो एसी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? गवर्नमेंट ऑफिस में सबको दिखता है वो एसी, तुम्हें ही नहीं दिख रहा, पता नहीं क्यों। कैसी लड़की है? ही प्राइवेट पापा प्राइवेट जॉब करते हैं ना, तब भी गड़बड़। मम्मी गवर्नमेंट है, तो ये वाला काम नहीं किया होगा शायद, उन्होंने गलती हो गई इनसे। मम्मी को पूछना, क्या पता उन्हें पता उनके यहाँ भी ऐसे एसी हो। एसी में पंखा भी है? नहीं अब तो एसी लगते हैं सब जगह यार, आंसू बड़ी लगता है। अरे ऑफिस की बात देख लगता बस करो, पॉइंट समझ गए ना? पॉइंट तुम तो सोच रहे हो कि धंधा चालू करोगे इसी तरीके से सेटिंग मार के। पॉइंट समझ में आ गया ना? क्यों दिमाग खा रहे हो अब तुम? बिजनेस ही चालू करोगे तुम। अच्छा, तो टेंडर के बाद वो कोटेशन देंगे, और जब कोटेशन आपको समझ में आएगी आप परचेज ऑर्डर इश्यू कर देंगे। सप्लायर के पास परचेज ऑर्डर आया। अब सप्लायर के पास जब परचेज ऑर्डर आया, एक होता है प्री फॉर्मा, या कई लोग बोलते हैं प्रो फॉर्मा, या कई लोग बोलते हैं पर फॉर्मा। 3 नाम है इसी के। इंस्टीट्यूट भी कई जगह कुछ लिखेगा, कई जगह कुछ लिखेगा। यहां लिखेगा परफॉर्मा, कहीं लिखेगा प्रो फॉर्मा, कहीं लिखेगा प्री फॉर्मा, तो छोड़ दो तुम।
तुम बता देना प्री पर फॉर्मा लिख दो बस। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें इनवॉइस काट के दूं और तुमने पेमेंट नहीं की तो मेरा जीएसटी लगेगा या नहीं? और लेकिन मैंने तो इनवॉइस काट दिया, तुमने पेमेंट नहीं की, मेरा क्या होगा भाई? ओ जीएसटी दे, तो फिर इसका तोड़ क्या है? नहीं, एक नकली इनवॉइस दो जिसका नाम रखो पर फॉर्मा या प्रो फॉर्मा या प्री फॉर्मा इनवॉइस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कच्चा क्लियर है? कच्चा प्रॉपर नहीं होता वो, पर्ची वो वाली नहीं, प्रॉपर इनवॉइस होता है, बस उसके ऊपर जीएसटी नंबर वगैरह नहीं होता। आप इसलिए दे रहे हैं, आप कह रहे हैं ये मेरा पक्का इनवॉइस नहीं है, जिस समय तुम्हारी बात हमारे साथ फुलफिल हो जाएगी, पेमेंट आ जाएगी, तब तुम्हारी इनवॉइस इश्यू करूंगा, जब मुझे दिख रहा होगा कि तू पेमेंट कर रहा है। नहीं तो पता चला मैंने तो इश्यू कर दिया, पेमेंट नहीं आई, तूने मेरा अच्छा खासा नुकसान कर दिया भाई। था ये कौन से सब्जेक्ट? भाई ने पढ़ा हुआ है, कह रहा है अकाउंट्स में। अच्छा एक्स्ट्रा नॉलेज अब तो पता चल गया ना, अब समझ में आ गया, अब याद रहेगा ना। तो जीएसटी बचाने के लिए लोग क्या करोगे तुम लोग? कभी समझ में आ गया? इधर पेमेंट आई, उधर इनवॉइस, ठीक है, चाहे चेक आ जाए, क्योंकि तुम्हें कम से कम एक सिक्योरिटी आ जाती है कि हाँ यार अब इनवॉइस इश्यू कर दो, अब तो जीएसटी कट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपने यहां से ये इनवॉइस का कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के साथ काम निपट गया। अगला क्या होगा? स्टोर के साथ अगली लड़ाई चालू होनी है। अब तुम गुड्स सप्लायर हो, मैं हूं स्टोर, तुमने मुझे गुड्स भेजे, चाहे तो इनवॉइस के साथ, इनवॉइस की एक कॉपी के साथ, चाहे चालान वगैरह के साथ, डिलीवरी चालान वगैरह के साथ। ये सब चीजें तुम्हें चालान वगैरह जीएसटी में पता चलेगा, गुड्स डिलीवर वगैरह करते समय। मेरे से मत पूछना, ये सारी चीजें आपको संजीव सर सिखाएंगे, ये मेरा काम नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज होती है, बिल्टी फिल्टी पता नहीं क्या क्या, मैं नहीं बोलूंगा इस, ठीक है। और मैं कई बार गलती कर जाता हूं, है ना। अब आगे तो इसीलिए एक्सपर्ट डील करे तो बेस्ट है ना, मैं क्यों बीच में कूदूं, है ना। तो आपने कहा ठीक है, अब गुड्स पहुंच गए। अब दो चीज हो सकती हैं, गुड्स या तो तुमने रिसीव कर लिए पूरे, उसके बाद में कहा रहे तो खराब निकला, या फिर तुमने पहले ही वापस कर दिया, देख के रहे तो बेकार है। अगर तुमने पहले ही वापस कर दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तुम उतने ही गुड्स रिसीविंग में दिखाओगे, 10,000 में से 9,000 आए कहोगे, 1,000 आए नहीं, है ना। और अगर मतलब आप गुड्स रिसीव नोट इश्यू कर दोगे, लेकिन अगर किसी भी वजह से गुड्स आपने रिसीव कर लिए और उसके बाद रिटर्न करने पड़े, तो आप गुड्स रिटर्न करते हुए स्टोर क्या करेगा, एक नोट देगा जिसका नाम है मटेरियल रिटर्न नोट, मटेरियल रिटर्न नोट। बात समझ में आई? देखो कई सारे नोट होते हैं, अभी मैं बोल नहीं रहा, डेबिट नोट क्रेडिट नोट आगे आपको सिखाऊंगा, शायद आपने पढ़े हो डेबिट नोट क्रेडिट नोट, अकाउंट्स में पढ़े हो शायद। उसी तरीके का एक नोट है। नोट होता क्या, पहले तो कागज के टुकड़े को नोट बोलते हैं, जिसपे कुछ नोट डाउन हुआ उसे आप क्या बोलते हो, नोट। चाहे वो करेंसी नोट हो, चाहे वो कुछ भी हो, हम टिपिकली करेंसी नोट को ही नोट बोलते हैं, लेकिन किसी भी चीज पे कुछ लिखा हो उसे क्या कहेंगे आप, नोट। जैसे नोट डाउन, है ना। आपने कहा कि सर आप नोट्स खुद भी अपने बनाते हो, सिर्फ आरबीआई नहीं बनाती, जो आरबीआई बनाएगी उसको कहोगे आप करेंसी, करेंसी नोट। जो आप बनाओगे वो करेंसी नोट नहीं होगा, उसको अलग अलग नाम देंगे। जैसे आपने नाम दिया एक नोट को मटेरियल रिटर्न नोट, मैंने अपने गुड्स जो खराब थे
मान लीजिए मैंने 10 टीवी खरीदे, एक टीवी खराब निकला, एक टीवी जो वापस किया, आपने कभी फ्लिपकार्ट वगैरह वाले को देखा है? आपने कभी ये जब अमेजोन वगैरह जब वापस लेके जाता है तो साथ में एक अलग से पर्ची लगा के लेके जाता है उसके साथ, ये है ना? आप कहोगे क्या मतलब? वो रिटर्न का नोट है, क्लियर है? जैसे रिसीविंग के लिए जब आया था तो एक नोट, बिल, इनवॉइस वगैरह के साथ आती है चीज। अब ध्यान दो, जब तुम्हारे पास तुम ऑर्डर करते हो तो कैसे आता है? बाहर इनवॉइस वगैरह, अंदर इनवॉइस वगैरह लगा होता है या नहीं होता? और जब रिटर्न करते हो तो कैसे करते हो? वो आएगा पर्सन, उसके पास भी एक पर्ची होगी, वो उस पर्ची को इस बैग में डालेगा और उसके बाद लेके जाएगा। मतलब आप, क्योंकि आप लोगों को आता नहीं बनाना, लोगों से कहेंगे रिटर्न नोट बनाओ, वो पागल कर देंगे। तो उन्होंने क्या किया, खुद ही रिटर्न नोट आपके बेहाफ पे बनाना शुरू कर दिया। जैसे आप पिकअप नोट कह लो, कुछ भी कह लो। तो वो क्या कर रहा है, वो ये कह रहा है कि देखो मैंने ये चीज साथ में लगा के भेज दी, ये अमाउंट है, ये क्वांटिटी है, ये अमाउंट है जो मैं वापस कर रहा हूं। जैसे उसने भेजी थी कि ये क्वांटिटी है, ये सब कुछ है, इतना मैं भेज रहा हूं, वैसे ही आप वापस कर रहे हो तो क्या लिख रहे हो, ये क्वांटिटी, इतना इतना अमाउंट मैं आपको वापस कर रहा हूं। अब समझ में आया? पक्का? तो ये कहलाता है मटेरियल रिटर्न नोट। एक नोट और आता है गुड्स रिसीव नोट। गुड्स रिसीव मतलब इतने गुड्स को हमने रिसीव कर लिया। ये हम इशू करते हैं किसको? हम कहते हैं भैया अकाउंटिंग डिपार्टमेंट जरा इसको नोट डाउन कर ले, मेरे पास इतने गुड्स आ गए हैं। बात समझ में आई? बोर हुए? थोड़ा कोशिश करता हूं। और एक कॉपी मटेरियल रिटर्न नोट की आप जानबूझ के अकाउंट डिपार्टमेंट को देते हो, उसको भी पता रहा है कि भैया बाकी गुड्स वापस कर देंगे। मतलब दो चीजें गई अकाउंट डिपार्टमेंट पे स्टोर डिपार्टमेंट से, एक गुड्स रिसीव नोट, दूसरा मटेरियल रिटर्न नोट। और मटेरियल रिटर्न नोट की एक कॉपी कहाँ गई है साथ में? सप्लायर के पास। समझ में आ गया या नहीं आ गया? चार्ट वैसे तो 4-4 5-5 कॉपियां जाती हैं, 2 इधर एक उधर, उधर वो अभी छोड़ दो। जब तुम पढ़ोगे पहले बेस तो आ जाए। लास्ट मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट मतलब नेट, आखिर में समरी। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, पढ़ा है? समरी। मटेरियल की समरी, पूरे महीने में इतनी इतनी मैंने गुड्स रिसीव किए, इतना ये किया, इतना रिटर्न किया, ये एक एब्स्ट्रैक्ट आखिर में वो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को देगा मैचिंग पर्पस के लिए। समझ में आई थ्योरी? पक्का? सबके लिए ये, कोई भी एक्सक्लूडेड नहीं है, सबको पढ़नी है ये थ्योरी, सबके कोर्स में है? तो और कितनी चाहिए तुम्हें? जबरदस्ती लंबी कर रहा हूं? सबकी है बेटा, नीचे धीरे धीरे जाओगे ना, ये परचेज रिक्विजिशन सब है। ये ना मटेरियल रिटर्न नोट, गुड्स रिसीव नोट, इसको एक और नाम से रिसीविंग रिपोर्ट, मटेरियल इनवर्ट नोट, ये सब भी कहते हैं। ठीक है, ये मैं आपको करा ही चुका हूं मटेरियल का। ये मैं फालतू की चीज नहीं कराऊंगा, किसकी क्या ड्यूटी है। स्टोर रिकॉर्ड पे आ जाते हैं। स्टोर का मतलब मैं बता ही चुका हूं, अब रिकॉर्ड्स बता रहा हूं। ये नहीं बताऊंगा मैं ड्यूटी ऑफ स्टोर कीपर, नेचुरल सी बात है भाई, स्टोर की कस्टडी उसके पास है तो क्या ड्यूटी होगी अपने आप दिमाग लगा लो, मैं नहीं बताने वाला है। बिन कार्ड, अच्छा आपने कभी लाइब्रेरी से बुक इशू कराई है? हाँ सर, लाइब्रेरी कार्ड। गिव मी अ सेकेंड। अरे अब नहीं कराई, इसको तो दिखाना तो पड़ेगा। Didn't cook people back toys. Look, that's something pretty nice. Or like him. So that's so great, you car, you got out. But did it couldn't. Freaking close. It's how I be what. याद आ गया ना सबको? अब मैं हल्का सा बुक का पहले याद दिलाता हूँ, क्योंकि आपने नहीं देखा, मैं आपको बता देता हूँ कैसे होता है। देखो मान लीजिए ये एक बुक है? बुक का जो पहला पेज खोलूंगा ना,
पहले पेज पे ये चिपका हुआ होगा, एक पैकेट सा बना होगा, उसके अंदर ये रखा हुआ होगा, एक छोटा सा कार्ड रखा होगा, है ना। वो क्या करेगा, वो कार्ड निकालेगा, एक कार्ड आपकी बुक पे लगा पड़ा होगा, एक अपने पास रख लेगा, उस पर डेट डालेगा कि किस तारीख को इशू है और किस दिन आपको रिटर्न करनी, ठीक है। दोनों जगह लिखेगा, किधर बुक पे भी लिखेगा और अपने पास जो कार्ड रख रहे हैं ना वो भी। पहले यहां तक समझ में आया। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं, हम अब कार्ड सिस्टम पे आ रहे हैं। बिन का मतलब समझते हो, जैसे डस्ट का बिन, डिब्बे को बिन कहते हैं, डिब्बे को क्या कहते हैं, बिन। तो बिल्कुल यहां पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहां पे बिन सिस्टम शुरू कर रहे हैं। अब आपने क्या किया, 2 डिब्बे रखे, एक डिब्बे में सेफ्टी स्टॉक, एक डिब्बे में नॉर्मल स्टॉक, ठीक है। एक डिब्बे में सेफ्टी स्टॉक, एक डिब्बे में नॉर्मल स्टॉक। नॉर्मल स्टॉक को भी जब आप आगे बढ़ोगे ना तो इस तरीके से, वैसे तो कंप्यूटराइज होता है, जहां कंप्यूटर नहीं होते ना वहां पे क्या करते हैं, चेक मार्क्स वगैरह तरीके से रखते हैं। उसमें क्या करते हैं, एक चेक मार्क मान लो जैसे चेस बोर्ड पे होते हैं ना, ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट। रीऑर्डर लेवल का पता करने का सबसे आसान तरीका है, वो क्या करते हैं, 2 की जगह कई बार 3 डिब्बे बना देते हैं। सेफ्टी स्टॉक, जब तक रीऑर्डर लेवल नहीं आ रहा उसके ऊपर का, और रीऑर्डर लेवल से सेफ्टी स्टॉक के बीच का यहां पे। अब ब्लैक वाला चेक मार्क है जिसपे मान लो एक्स्ट्रा माल पड़ा हुआ है, जैसे ही वो खत्म होगा चेक दिखने लग गया, मेरे को ब्लैक मार्क दिखने लग गया, इसका मतलब क्या, मेरे को क्या करना है, रीऑर्डर, क्योंकि मैं इसका यूज करना शुरू कर दिया। बिन सिस्टम समझ में आ गया, यही है बिन सिस्टम। अब बस टोकरियों में रखना शुरू कर दिया जी। समझ में आ गया बिन सिस्टम क्या है, कुछ भी नहीं है। बिन सिस्टम के अंदर आप क्या कर रहे हो, आप इस तरीके से लेके चल रहे हो कि देखो भाई, अगर तुम्हारा वो खत्म हो गया, एक कार्ड आएगा, जैसे ही रीऑर्डर के लिए तुम क्या करोगे, जैसे ही खत्म होगा तुम्हारे को बिन हटानी है, उस बिन को हटाते समय उसका एक कार्ड उठाओगे, जैसे लाइब्रेरी का कार्ड था, और उस एक कार्ड को अपने पास रख लोगे। एक कॉपी चली जाएगी किधर, एक कॉपी चली जाएगी आपकी पिछले डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट। तो आपने क्या कहा, आपने कहा कि सर बिल्कुल इसी तरीके से हम क्या करते हैं, वहां पे कार्ड रख लेते हैं। कार्ड में क्या है, आपने एक कार्ड इशू किया परचेज डिपार्टमेंट पे, एक आपके पास आ गया, वही चीज चल रही है और कुछ भी नहीं। समझ में आ गया। अब इसी चीज को स्टॉक कंट्रोल कार्ड इसी तरीके से होता है, बस अंतर क्या है, ये एक एक आइटम के लिए था। अगर मैं पूरे मान के चलो एक टाइप की पूरी इन्वेंट्री के लेके चलूं तो उसको कहूंगा स्टॉक कंट्रोल कार्ड, ठीक है। आपने कहा कि सर मतलब ये किसके लिए है, ओवरऑल इन्वेंट्री पोजीशन इन स्टोर के लिए, ठीक है। आप हर आइटम के लिए लेके चल रहे हो। यहां पे बिन किस हिसाब से है, आप कह रहे हो उसमें एंट्री करते जा रहे हैं, जब जब रिसीव हुआ, जब जब गया। आप कह रहे हो कार्ड स्टॉक कंट्रोल कार्ड क्या है, आपने कहा कि सर इसके अंदर भी आप ये लिख रहे हैं, लेकिन आप इसको ओवरऑल पे लिख रहे हैं थोड़ा सा, मतलब ये समझ लो एक छोटा लेवल, एक थोड़ा सा बड़ा लेवल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, और कोई अंतर नहीं। आपने कहा कि सर इसके बाद स्टोर्स लेजर, जब अकाउंट्स में आएंगे ना, मैं भी पढ़ाऊंगा अकाउंट्स, सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप एफआर के, आपका सब्जेक्ट क्या नाम है, एडवांस अकाउंटिंग के अंदर अकाउंट्स पढ़ोगे, यहां पे भी अकाउंट्स पढ़ोगे, मेरे को भी पढ़ाने पड़ेंगे अकाउंट्स, कॉस्ट अकाउंट्स। तो मैं आपको लेजर सिस्टम सिखाऊंगा। सबको मेरे ख्याल से लेजर के बारे में पता है, पक्का पता है ना लेजर क्या होती है? हाँ, बस लेजर सिस्टम। तो मेरे को देखो मजबूरन पूछना पड़ता है, आई एम सॉरी, आपको बुरा लगता होगा कई बार कि क्या आप बेवकूफ़ी बुरी बातें कर रहे हो, लेकिन पूछता इसलिए हूँ कि अगर ना पता हो तो कम से कम बोल तो सकूं, है ना। और जो साइंस वाले हैं स्टूडेंट्स, वो प्लीज मेरे से अलग से पूछ लेना क्या होता है, मैं अलग से बता दूंगा लेजर वगैरह क्या होता है। एक होती है जनरल, एक होती है लेजर। और पूछना क्या, आपको मैं एक सबसे सिंपल तरीका बताता हूँ। अगर आप कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप अकाउंट्स थोड़ी सी पढ़ लो, थोड़ी सी पढ़ लो, उससे मेरे को मजा आ जाएगा पढ़ाने में और आपको आ जाएगा मजा पढ़ने में, है ना।
क्योंकि ये सारा काम तो अकाउंट से पढ़ना ही है आपने, और वो फर्स्ट ग्रुप है, मेरा तो सेकंड ग्रुप है, तो मैं बच जाऊंगा। पिंड छूटेगा किसके ऊपर? अकाउंट्स वाले झेले अपने आप। चलो फिर भी मैं बताऊंगा, सही बताऊं, जब लेजर एंट्री कराऊंगा ना पोस्टिंग, तो रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट सब सिखाऊंगा, क्योंकि मुझे तुम्हारी नॉलेज पे पूरा भरोसा है ना। आपने कहा कि सर इसके बाद स्टोर लेजर वगैरह कुछ नहीं है, ये एक लेजर अकाउंट है, इसके बारे में हम अभी नहीं पढ़ रहे, चैप्टर 7 या 8 है, उसके अंदर डील ही करना है। फिर आया इन्वेंट्री कंट्रोल, जो हमने आज किया, लास्ट क्लास में एंड में किया था स्टॉक आउट वगैरह का, और आज किया। इन्वेंट्री कंट्रोल में स्टॉक आउट भी आ रहा है और ये सब भी आ रहा है, ईओक्यू वगैरह, ये हमने कर लिया। इन्वेंट्री स्टॉक आउट भी आ गया। आपकी जब स्टडी मटेरियल देखेंगे, यहां पे इसने फिगर गलत लिखी हुई है, इसलिए उसको इग्नोर कर दीजिएगा। आंसर जब किया ना, यहां गलत किया स्टडी मटेरियल, मैंने जानबूझ के यहां पे इसको वो लगा दिए, इट शुड बी यहां पे 0.02 रेदर देन 0.33, यहां गलत लिख दिया था। ठीक है। अच्छा, कई लोग स्टडी मटेरियल से पढ़ लेते हैं तो ये एक्सप्लेनेशन लिखने बैठ जाता है पेपर में, आपको एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना। क्लियर है? जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही करना है। अब बारी है जस्ट इन टाइम। दो सिस्टम होते हैं, एक पुल एक पुश। आपने एक वेबसाइट खोली, पॉपअप आ गया, वो कहलाएगा पुश। लेकिन आपने उस वेबसाइट पे कुछ क्लिक किया तो आप पुल कर रहे हो, जबरदस्ती उसके अंदर खुद खोल रहे हो। पुश का मतलब जबरदस्ती आपके पास आया, और पुल का मतलब आप खींच रहे हो। समझ में आया अंतर? अब आपने कहा कि सर दोनों में अंतर क्या है? देखो ध्यान से सुनना, पहले समझते हैं जिट क्या है, जस्ट इन टाइम। जब आप फाइनल में आओगे तो मैं आपको जस्ट इन टाइम में बताऊंगा देयर आर 7 टाइप्स ऑफ मुदास। मुदास मींस वेस्टेज। 7 टाइप्स ऑफ वेस्ट होते हैं, जिसके अंदर इन्वेंट्री भी एक तरीके का वेस्ट है। आप कहोगे मतलब? आपको यह समझाया जाएगा कि आपको किसी तरह वेस्ट को मिनिमाइज करना है, क्योंकि जो खर्चा भी आप वेस्ट पे कर रहे हो बेकार हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? कुछ सोच के देखो ठंडे दिमाग से। आपने कहा कि सर अगर मैं बाकी वेस्ट को छोड़ दूं, क्योंकि अभी हमारे करिकुलम में नहीं है, एक सिंपल वेस्ट इन्वेंट्री पे ले लूं, तो मेरी कैरिंग कॉस्ट बेकार की है। अब मान लीजिए आप ब्रेड खाते हैं, मैं नहीं खाता, मान लीजिए आप खाते हैं, क्योंकि ब्रेड अच्छी नहीं होती हेल्थ के लिए। मैं आपको क्लियर बोलूं, कोशिश करना ब्रेड को जितना अवॉइड कर सकते हो उतना करो। गलत फहमी मत रहना कि ये होल व्हीट है, ये मल्टीग्रेन है। पहले मैं बहुत खाता था ब्रेड, बट नाउ मैंने अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर लिया। ब्रेड बहुत रेयरली खाता हूँ, एक्सेप्ट इन सच सिचुएशन लाइक ब्रेड पकौड़ा या बाकी चीज। ब्रेड नहीं खाता, घर में बनी हो तो बात अलग है ब्रेड। तो जब आप ब्रेड खाते हो, अब ब्रेड या छोड़ो, आपने कहा रोटी है, रोटी के लिए आटा चाहिए। घर के नीचे अगर परचूने की दुकान है, या अंडे चाहिए। मैं एगिटेरियन हूं तो अंडे के बारे में बोल रहा हूं, ये नॉनवेज बातें नहीं है, तो फालतू की बात नहीं सोचना। समझ गए ना? कहीं हो सर क्लास में नॉनवेज बातें करते हैं, तो अंडे की बात कर रहा हूं। जो अंडा नहीं खाता वो कान से उड़ा दे, जिसको मतलब वो होता है ना कहीं, सर अंडे की बात कर रहे हो, हाँ आपने हमारा धन भ्रष्ट कर दिया। अबे सुन तो सकते हो। अब अंडे जो हैं मान लो नीचे ही मिल रहे हैं मेरे घर के, तो बताओ मैं पूरी ट्रे मंगवाऊंगा या नीचे से रोज मंगवा लिया करूंगा? क्यों? बहुत सारी चीजें आपने बोल दी जो बहुत अच्छी बोल दी। आप ये कह रहे हो कि सर वेस्ट है मनी जो आप उस पर इन्वेस्ट कर रहे हो। बिल्कुल अच्छी बात बोली एक और, जो कि आप लोग टेक्निकल बोल रहे हो। कैरिंग कॉस्ट ये इन्होंने लेमन की तरह बोली कि 150 रुपए, 200 रुपए, 250 रुपए, जितने का भी आता है एक ट्रे में, आपने वेस्ट कर दिया क्योंकि आपने फंसा दिया।
ये एक वर्किंग कैपिटल थी जो कि फंस गई। यहां तो जरा सी की बात कर रहा हूं, अगर मैं बड़े लेवल की बात करूं तो कितने लेवल की वर्किंग कैपिटल फंस जाती होगी सोचो। अब समझ में आया मैं कहना क्या चाह रहा हूं? क्लियर हुआ? अगर तुम्हारी वर्किंग कैपिटल फंस गई तो तुम फंस गए, तुम्हें पैसे ही नहीं रहेंगे। तो जिट कहता है कि इन्वेंट्री को कम से कम मेंटेन करो, कोशिश करो ऐसी सिस्टम कि इन्वेंट्री हो ही नहीं। तो ऑलरेडी हमें की तरह अभी कैसे किया जाए वो चीज फाइनल में पढ़ेंगे। फाइनल में बहुत सारी चीजें पढ़नी है हमने, बड़ा मजा आएगा। फाइनल बिल्कुल लॉजिकल है कि कैसे दुनिया में कॉस्ट बचाई जाए। आपको उस समय मैं एक मूवी भी, वीडियो भी दिखाऊंगा, कई वीडियोस वगैरह दिखाऊंगा उस समय। तो कह रहे तुम्हारा अभी भी मैं कुछ दिन बाद से तुम्हें वीडियोस दिखाना शुरू करूंगा, फिल्म दिखाया करूंगा, बल्कि तुम्हें मजा आएगा देखने। क्लास के बीच में फिल्म चलेगी, सच बोल रहा हूं, दिखाऊंगा। लेकिन दिखाऊंगा कैसे वो भी बताऊंगा, ठीक है। अब बात ये चल रही है, जिट की बात चल रही है। तो आपने कहा कि सर इसमें क्या प्रिंसिपल यूज हो रहे हैं? प्रोड्यूस गुड्स ओनली व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, द प्रोडक्ट शुड बी डिलीवर्ड टू कस्टमर्स ओनली एट द टाइम ओनली व्हेन दे वांट। बड़ी सीधी सी बात है, जब जरूरत हो उसी से बनाओ, स्टॉक ना रखो। स्टॉक रखोगे वर्किंग कैपिटल फंस रही है ना। आपने कहा कि सर, और जब डिलीवर कर रहे हो जबरदस्ती डिलीवर मत करो, कस्टमर को पुश मत करो, पहले से बना के मत रखो कि यार सेल आने वाली है, सीजन आने वाला है। अपनी सिस्टम को इतना रोबस्ट करो कि जब सीजन भी आए तो भी आप आराम से उठा लो, बस जब डिमांड आए तभी बनाएंगे। मैं एक एग्जांपल देता हूं, आज से 20 ईयर्स अगो का एग्जांपल, rather 25 ईयर्स अगो का एग्जांपल है। हमने अपनी जिंदगी का पहला लैपटॉप खरीदा। हम 3 भाई हैं, बड़े खुश थे, पहला लैपटॉप खरीद रहे थे। खरीदने से पहले हम पहुंच गए नेहरू पैलेस। उस समय नेहरू पैलेस मार्केट बहुत बड़ा मार्केट हुआ करता था, अब पता नहीं मुझे, कंप्यूटर मार्केट के लिए मशहूर था वो। आज तो आप बहुत सारी चीजें ऑनलाइन खरीद लेते हैं, उस समय तो आप जाते थे, इतनी दुकानें थी, मजा आता था। कंपेयर किया, सब कुछ देखा, अब सब जगह स्टॉक रखा हुआ था, तो सबकी वर्किंग कैपिटल फंसी हुई थी एचपी वाले की। जब मैं घर लौटा, हमने पहले तो, हम लोग क्या करते हैं, खरीदते थोड़ी है पहले दिन, तो जाके क्या करते हैं, विंडो शॉपिंग। तो हम करके आ गए। अब सोचा, अब समझ तो थी नहीं कि भैया लैपटॉप ले कौन सा, ये तो समझ में आ नहीं रहा, क्योंकि अकल तो है नहीं। कोई कह रहा है ये अच्छा है, कोई कह रहा है वो अच्छा है, सभी अच्छे लग रहे थे। अचानक क्या हुआ, मेरे छोटे भाई की बात चल रही थी उसके एक फ्रेंड से, वो कंप्यूटर में गीक है, घुसा रहा था। उससे ऐसी बात हुई, उसने कहा आज हम वहां गए थे नेहरू पैलेस से, कहता क्या चाहिए तेरे को? कहता मेरे को बस नॉर्मल लैपटॉप चाहिए जिसमें गेम खेल सके। पहली बार, मतलब डेस्कटॉप तो था, गेम खेलने थे, हमने तो वही ले ही इसीलिए रहे थे। जो फैक्ट है वो फैक्ट है। वही उस समय एक्सेल वगैरह बहुत प्रीमेच्योर फॉर्म में था। तुम्हारा आज तो बहुत डेवलप हो चुके कंप्यूटर, उस समय तो तुम्हें पता ही नहीं। माउस भी होता था तो ऐसे नहीं होते थे, उसके नीचे बॉल होती थी, एक गंदी हो जाती थी, खोलते थे, उस बॉल को साफ करते थे, फिर लगाते थे, ट्रैक बॉल कहते थे कई बार उसको। तो आपका क्या था, अब यहां परेशानी आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था और दिमाग खराब हो रहा था पूरा सुबह से। उसने कहा एक काम कर, तू डेल की वेबसाइट खोल, उससे ले। मैंने कहा डेल की वेबसाइट से ले, उससे क्या मिलेगा? खोल ली। उसने कहा विश्वास कर, तू ले, तेरा मन भर जाएगा। खोली, सबसे पहला ऑप्शन कि आप डेस्कटॉप चाह रहे हो, लैपटॉप चाह रहे हो, चलो भर दिया। आपको रैम कितनी चाहिए, आपको कितनी हार्ड डिस्क चाहिए। अब तो अलग अलग तरीके की हार्ड डिस्क आती है, तब तो 1-2 तरीके की आती थी। आपको फ्लॉपी ड्राइव चाहिए या नहीं, आपको सीडी रोम चाहिए या नहीं, आपको वाईफाई चाहिए या नहीं, सिर्फ लेनी चाहिए, आपको कैमरा चाहिए। मैंने कहा यार, ये कई बार तो छोटा भाई इरिटेट भी हो रहा था, लेकिन हम ये सोच रहे थे यार कैमरे कम करेंगे क्या। 3 लड़के थे, गर्लफ्रेंड किसी की थी नहीं,
दिमाग चलता नहीं था कि यार इससे बात भी हो सकती है। दिमाग उस समय थोड़ी होते थे यूं चालू हो गए, 1 सेकंड में मिलाया व्हाट्सएप कॉल, चल भैया अभी शुरू हो जाए। उस समय तुम तो पैदा भी नहीं हुए थे तुम लोग तो अब समझ में नहीं आ रहा था करेंगे तीनों भाई। हमने कैमरा हटा दिया, हमने कहा चाहिए ही नहीं कैमरा, करेंगे क्या। एक पड़ा था वेबकैम सस्ता वाला, बहुत सस्ता वाला, हमने लगा रखा था डेस्कटॉप पे। हमने कहा जब कुछ होगा इस पे बैठ जाएंगे, हमें करना क्या है। अब समझाने के मैं पता है क्या अंतर बोल रहा हूं। हमने अल्टीमेटली बताओ डेल का लैपटॉप लिया होगा या एचपी का। हमने एक्चुअली डेल का खरीदा, क्योंकि जितनी इररेलेवेंट चीजें थी हमने सारी हटा दी। हमने क्या किया, मैं अपने जेन्युइनली बोल रहा हूं, रिकॉर्डिंग पे भी बोल देता हूं। मैंने खरीदा उसको लिनक्स वाला, लिनक्स आता है फ्री, और उसको मारा फॉर्मेट। उस समय लिनक्स चलाना आता नहीं था, और उस पर डाली विंडो 98 सीडी आती थी, उससे डल गई। हमारा फ्री में विंडो वाला लैपटॉप बन गया। वो लैपटॉप में विंडोज के भी पैसे मांगते थे यार, अब तो इनबिल्ड करके दे देते हैं। 5,000 हमारे पता नहीं होते, ऐसे घस जाते हैं। 4 या 5,000 की आती है विंडो, तुम्हें नहीं पता होता, वो निकल जाते चुपचाप, पता क्योंकि इंडिविजुअल दिख नहीं रहा ना। अब सोचो हमारे पैसे बच रहे हैं कि नहीं बच रहे। जितने में हमारा एक लैपटॉप आता वहां पे 2 का बन रहा था। और अब आपको एक और ट्रिक बताता हूं। उस समय हमने क्या किया, मेरे बड़े भाई का दोस्त आ रहा था यूके से, तो हमने यहां नहीं ऑर्डर किया, यूके में ऑर्डर किया, डरते डराते कि लेके भी आएगा या लेके बैठ जाएगा पैसे। वहां से फिर हमने लैपटॉप मंगवाया, बड़े संभाल के चलाते थे। अब सोचो 1/3 रेट पे पड़ा है वो लैपटॉप, तब भी मजे से चल रहा है और खूब खुशी से। लेकिन पता है क्या हुआ, डेल वाले का कितना खर्चा बचा। और डेल ने हमें चीप क्यों दी, वही चीजें। अगर मैं सेम चीज भी खरीदता तो भी डेल सस्ता था, मगर क्यों, और नाम बड़ा था, उसकी कैरिंग कॉस्ट थी ही नहीं। बताओ क्यों नहीं थी। अब तो डेल के लैपटॉप भी मिलते हैं, कंपटीशन में फंस गया वो। अब आप समझ रहे, अब आप समझ गए। पहले पैसे पकड़े, तब उसने कंपोनेंट खरीदा, ये थोड़ा बहुत मिनिमम स्टॉक रखा हुआ था, और उसके बाद असेंबल करके जल्दी से भेज दिया। 15 दिन में डिलीवर होता था उस समय, 10 से 15 दिन में। बोलते थे 15 दिन, आ जाता हफ्ते के अंदर। लेकिन पॉइंट क्या है, मैं सेटिस्फाइड कि जो चीज मुझे चाहिए, जैसे मैंने क्या किया, रैम बढ़ा दी थी, हार्ड डिस्क बढ़ा दी थी, गेम डालने थे खूब सारे हैं। हाँ, मैं गेम के लिए था, तुम्हारा मुझे मालूम है, वह मालूम है, समझ गया मैं क्या बोलना चाह रहे हो। लल्ला तुम्हारी दुगनी एज का तो हूं, तो एक एज से तो नाम है। मैं तो ये बोल रहा हूं तुम्हारी एज से ही पास हो गए, आया तक आया हूं, ऐसे तो नहीं आ गया। सही बोल रहा हूं ना। चलो, तो आपने ये कहा, मुझे मालूम है सब समझ गए। तो आपने क्या कहा, आपने ये बोला कि सर यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं उल्टा, यहां पे हम पहले पैसे ले रहे हैं और बाद में असेंबल कर रहे हैं, और जब चाहिए उसी समय डिलीवर कर रहे हैं। वहां पे क्या था, वहां पे पहले प्रोड्यूस कर रहे थे, पुश कर रहे थे इन्वेंट्री को और बना के रेडी रख रहे थे। तो पुल और पुश में डिफरेंस क्लियर हुआ क्लियर। पुल क्या होता है, बाद में बनाएंगे, जब डिमांड आएगी, जब कस्टमर मांग रहा है तब बनाएंगे। और पुश हम जबरदस्ती कह रहे हैं ये ले ले, ये ले ले, ये ले ले। देखो उसमें फायदा क्या है डेल को, डेल इससे इसलिए एडवांटेजेस सिचुएशन में आ रहा है क्योंकि वो कह रहा है कोई बात नहीं बेटा, परेशान मत हो, तुम्हें जो चाहिए हम वो देंगे, तुम्हें ज्यादा ये चाहिए हम ज्यादा ये वाली चीज देंगे, तुम्हें ये नहीं चाहिए हटा देते हैं। हमने तो AMD लिया था उस समय भी, यहां पे मिल नहीं रहे थे AMD, उस समय भी हमने AMD उठाया था। मेरे पास पीसी रखे हैं यहाँ पे, वो भी वो रखा है ना, वो पीसी भी AMD है गई। तो
असेंबल करे तो सस्ता पड़ा और दिमाग में आया। लेकिन पॉइंट ये है, पुल का मतलब क्लियर हो गया जीट अच्छे से। ये सब पहले से स्टॉक रखते हैं मजबूरन, बिना स्टॉक के नहीं कर सकते, ये सब पुश है। हाँ, डेल पहले खूब चला इस चीज चक्कर में, लेकिन बाद में डेल इस जगह पे, डेल जो था, मैं आपको डेल का चलो एक ऐड दिखाता हूं। देखते हैं ये शायद है। Hello, Mrs. Lindsay. William? Hello, Stephen. You're not by any chance computer shopping, are you? If I can get some help. Well, right now, you can get a complete Dell system with an Intel Pentium 3 processor, plus all of this for just $7.99. Really? She's intrigued. Excellent. Because right now, you can get free shipping. Unbelievable. And as far as service and support, Dell's won more awards than any other PC company in the last 5 years. It's real easy. Just call or go online. Tell them what you want, and right to your front door comes America's favorite PC. Thanks, Stephen. Now you can get a Dell desktop with an Intel Pentium 3 processor and 6 months of America Online Internet service for just $7.99. Call or go online today, and shipping is free. There's great deals on notebooks, too. Dude, you're getting a Dell. Easy to buy, easy to own, easy as Dell. जैसे आपने फोन कॉल किया उसके बाद का दिखाया है, ठीक है, आपने डेल पे कॉल किया उसके हिसाब से। Thanks for calling Dell. What can we build for you? Well, my family needs a new computer. Great, let's get started. What do you think you'll be using it for the most? My kids are really into games, and I do a little video editing, you know. I'd set you up with the high-performance graphics card, and you might want a faster processor. Yeah, you know, that's probably a good idea. Okay, now let's talk about a monitor. I was thinking about a 20-inch. But wait, let's step it up to the widescreen. You got it. All right, you're all set. We'll send it right out. Great, thanks. At Dell, we don't build technology for just anyone. We build it for only one. You. Dell. Purely you. Moral of the story is कि वो लोग आपके लिए बनाते हैं, वो ये कह रहे हैं। हर पीसी हर पर्सन के लिए इंडिविजुअल बन रहा है, वो यूनिक बन रहा है। भाई पहले तो ये होता था, आज का नहीं पता मुझे, समझे? तो इसे कहते हैं जस्ट इन टाइम। जैसे आप अपना घर बनाते हो, वो है फुल, और जब आप बना बनाया खरीदते हो, वो है पुश। अंतर क्लियर हो गया? आपने घर पे मैगी बनाई, अलग तरीके से बनाई, अपने मर्जी से बनाई, तो वो पुल है, जब खानी है उस हिसाब से। रेस्टोरेंट पे गए, वो जैसी मर्जी बना रहा है, वो है पुश। समझ में आ गया? अब आज पढ़ना है ये रिलेटिव क्लासिफिकेशन। 3 तरीके के क्लासिफिकेशन होते हैं, पहला ए, दूसरा बी, तीसरा सी। वैसे तो मैं सबको पता है एबीसी एनालिसिस होता क्या है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा क्लियर कर दूं। ए कैटेगरी मींस आप जैसे केमिस्ट पे गए, अब उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, अगर भगवान ना करे उस केमिस्ट के आग लग जाए, तो कैंसर की दवाएं हैं या फिर बैंडेड। भला क्यों? इतनी सी होती हैं मगर पैसे उसके इतने सारे हैं। जरा से आइटम को अगर बहुत ज्यादा कॉस्ट लग रही है तो उसको कहेंगे आप ए कैटेगरी। क्लियर हुआ? एक्चुअली था क्या, विल्फ्रेडो पैरेटो थे, उन्होंने पैरेटो एनालिसिस बनाया था, 80-20 प्रिंसिपल करके, बहुत फेमस बुक है जो आप आगे जाके पढ़ेंगे लाइफ में, बहुत बढ़िया बुक है। तो उन्होंने इसको बनाया था, उसके बेस पे एबीसी एनालिसिस भी बनाया था उन्होंने। तो उन्होंने क्या था, ए कैटेगरी क्या है, कम आइटम हो लेकिन उसकी
वर्थ बहुत ज्यादा। बी क्या है, मतलब पहले कम में समझ लो, उन्होंने एक रफ फिगर दी थी, एक्चुअल नहीं है, कि 10% आइटम्स 70% कॉस्ट रखते हैं। बी क्या है, 20% आइटम 20% रखते हैं, और सी क्या है, 70% 10%। मैं आपको फिर से समझाता हूं, सुनो। आपके पास यहां पे 10 आइटम है, पहले 3 आइटम या पहले एक आइटम 70% कॉस्ट रख रहा है एक आइटम की, समझ आया? ए कैटेगरी। लास्ट के आपने का 7 आइटम्स 10% कॉस्ट रख रहे हैं, ये सी कैटेगरी। अब बचे कितने, 2 आइटम मतलब 20%, और यहां पे कितना रह गया, समझ में आ गया बी कैटेगरी क्या है? पेपर अगर पास करना है तो ये चीज आनी बहुत जरूरी है, सच्ची बोल रहा हूं। आपको ये पता होना चाहिए कौन सा ऐसा चैप्टर है जिसको कम पढ़े लेकिन ज्यादा स्कोर करेगा। ए कैटेगरी, सबसे ज्यादा टाइम उसी पे लगाओ। पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए? अगर ये पता कर लिया कि कम पढ़ के किस में ज्यादा नंबर आ रहे हैं और उसको प्रोफिशिएंट बना लिया, तो तुम्हारे नंबर अपने आप आ गए। आपने कहा ठीक है, एबीसी हो गया क्लियर। किसी को अगर ना क्लियर हुआ हो तो बोलो, ए बी या सी। अभी इसके ऊपर क्वेश्चन करने हैं, पेपर में आ जाते कभी कभार इसके ऊपर भी क्वेश्चन। अब ए बी सी में बी हो गया, सी हो गया, इस तरीके से इसका ग्राफ भी है, आपने पढ़ना है। अभी क्वेश्चन भी करेंगे, बहुत बोरिंग क्वेश्चन है जेन्युइनली स्पीकिंग। दूसरा है FSN। थ्योरी में आपको ये सारे पढ़ने हैं। FSN मतलब फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग। वे फास्ट मूविंग कौन से होते हैं, बहुत लॉजिकल है, जो जिसका स्टॉक आप आज खरीद रहे हो फिर बिक रहा है, जल्दी खरीद रहे हो, जितनी जल्दी आप कह रहे हो एक तरीके से रोज ही खत्म हो रहा है। मैं एक रेस्टोरेंट पे गया, मैंने उससे कहा कि यार रोटी लिया, वो उसका फास्ट मूविंग आइटम था, वो ले आया बड़ी जल्दी से, सॉफ्ट के पैकेट या ये सब चीज बहुत फ्रेश में बहुत जल्दी दिलाया। क्यों, फास्ट मूविंग थे। मैंने उससे कहा कढ़ाई पनीर दे दे, था ढाबा, उसने कहा जी है नहीं। मैंने कहा दम आलू दे दे, कहता है जी है नहीं। मैं कहा क्या बात है भाई, कहता है इस हमारे यहाँ ना कड़ी बिकती है, दाल बिकती है, ये बिकता है, वो बिकता है, वो बिकता है। मैंने कहा क्या मतलब, कहता है ये खरीदता ही नहीं कोई, आप ही आए हो, पता नहीं क्यों मांग रहे हो। मैंने कहा मेन्यू में तू डाल रखा है, कहता है ये वो होता ही नहीं भाई, बिकता ही नहीं, क्या बना के रखूं, आप कहोगे स्पेशली बना दूंगा। ये कहलाएगा नॉन मूविंग आइटम। आप एक काम करिएगा, किसी की शॉप हो, यहाँ पे किसी का बिजनेस हो, अपने पेरेंट्स से पूछिएगा, ऐसे आइटम जरूर होंगे जो बहुत कम बिक रहे होंगे, बहुत कम। आप पापा मम्मी से पूछिएगा, पेरेंट्स आपको बताएंगे ऐसे होते हैं, उठते ही नहीं, अचानक उड़ जाते, बहुत रेयर। और स्लो मूविंग लगते तो हैं, कम लगते हैं। समझ में आया या नहीं आया? लगते तो हैं, कम लगते हैं। क्लियर हो गया? मिडल में फंस रहा है ना, एक तो बहुत ज्यादा चल रहा है हिसाब पता। एग्जाम्पल, नवरात्रों में नॉन वेज, लगता तो खूब है। तुम्हें क्या लगता है नवरात्रों में क्या हिंदू नहीं खाते? खूब खाते, दबा के, परसेंटेज कम होता है। वो तो कई तो इतने ज्यादा बढ़िया होते हैं, वो कहते हैं रात के 12 बजने दो, 12 बज के 1 मिनट में मुर्गा की टांग कटनी है। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, चेक कर लेना। और मैं पहले ही बता रहा हूं, ये बात क्लियर कर दूं, मैं एक वेजिटेरियन हूं, प्योर वेजिटेरियन हूं, एक्सेप्ट एग, क्योंकि एग भी नॉन वेज नहीं होता, लोग गलत समझते हैं। जैसे अगर एग है तो दूध भी है,
इफ यू आर कॉलिंग एग एज नॉन वेजिटेरियन आइटम, तो दूध कोई वेजिटेरियन तो हुआ नहीं, फिर तो वीगन बनो, वेजिटेरियन की बात क्यों कर रहे हो? इफ यू आर टॉकिंग अबाउट वीगन तो वो बात अलग है, आई एम अ वेजिटेरियन, आई एम नॉट अ वीगन। नहीं वो तो चलो रिप्रोड्यूस हो रहा है ना, नहीं खाना देखो, देखो अगर तुम एक कुत्ते की टांग काट के खाओगे तो वो दोबारा नहीं निकलेगी, कुत्ता तुझसे आएगा ना, कुछ वो तो मर गया ना, मर जाएगा ना, यही तो डिफरेंस है। आएगा टेक्नोलॉजी होती है कि दोबारा टांग आ जाती है, मुर्गे की जान दोबारा आ जाती है। बोलो बोलो, अंडा है फिर अंडे से मुर्गा आएगा, वो नया आएगा। हाँ तो नया आएगा, तो पुराना खत्म हुआ था, नया होना तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। हम मुर्गी नहीं खाते, मुर्गा खाते। क्या खाने क्या अच्छा तुम्हारी बात एकदम ठीक है, कह रहा है हम मुर्गी नहीं खाते हैं, हम मुर्गा खाते हैं। अब सुनो ध्यान से, गाय तो माता है और बैल का पता नहीं, सही बोल रहे हैं कि नहीं? गाय तो माता है, बैल का पता नहीं, तो बैल ऐसी छोड़ रखे सबने, हिपोक्रेसी देखो। वैसे ही मुर्गा खाते हैं, मुर्गी का क्या है बेटा, अंडा आ जाए पैदा तो उसमें भी हो जाता है, क्या कहते हैं इंक्यूबेशन सेल में, समझे? तो उसकी तो छोड़ दो, अंडा आ जाए बस, इंपॉर्टेंट वो है। अब ध्यान से सुन लो, तुम्हारा एंटरटेनमेंट हो गया है, लेकिन खुद ही कर लिया तुमने एंटरटेनमेंट, लेकिन सुनो, पढ़ाई से हटके बोल रहा हूँ थोड़ा सा। मुझे नहीं मालूम तुम्हारे यहाँ कौन कैसे थॉट रखता है, लेकिन देखो वीगन में सही क्या है, वो कहते हैं हम ऐसी चीज खा रहे हैं दैट कैन बी रिप्रोड्यूस्ड और विदाउट किलिंग समथिंग। जैसे आपने अगर एक ब्रांच काटी किसी चीज की, मरा तो नहीं, रीजनरेट हो गया। सो वी आर ईटिंग दैट, एक लाइफ वैसी की वैसी ही रही, ये है कॉन्सेप्ट। जब आप बात करते हैं अंडे की, अंडे दो तरीके के होते हैं, आज पहली बार और आखिरी बार सिखा रहा हूं, याद रख लेना। एक फर्टाइल एग, एक नॉन फर्टाइल एग। कई लोगों को पता ही नहीं है बेसिक डिफरेंस। फर्टाइल एग से चूजा निकलता है, नॉन फर्टाइल एग को तुम कुछ भी कर लो, उससे चूजा निकल ही नहीं सकता। बेटा दवाई लगाओ, कुछ भी लगाओ, पहले समझ लो। होता वो भाई साहब सारे मुर्गी के ही अंडे हैं, मेडिसिन दिया जाता है। लेट मी एक्सप्लेन, वो भी चलो सुन लो। अब तुम यार पूरा बायोलॉजी सुनना चाह रहे हो, सुनो। अगर एक रूस्टर, एक्चुअली मैं दूसरा नाम नहीं लेना चाह रहा था रूस्टर का, अगर थोड़ी अकल होगी समझ जाओगे क्यों नहीं बोला मैंने दूसरा नाम रूस्टर का, ठीक है। हेन से मैं बोलना नहीं चाह रहा, ज्यादा होशियार बना रहे हो। एक रूस्टर की अगर मैरिज हो जाए हेन से, मेरे बच्चों जैसे हो, तुम्हारे साथ ऐसी बातें थोड़ी हो, दांत दिखा रहे हो यहां बैठ के, हैं सब मेरे बच्चों की एज के हो, बेकार की बातें कर रहे हो। अगर रूस्टर की मैरिज हो जाए किससे, हैन से, उसके बाद जो एग निकलेगा वो कहलाएगा फर्टाइल एग, समझे? उसमें जान होगी। अगर मैं एग मतलब रूस्टर को कह दूं तू चल उधर, तेरे को तो खाना है हमें, और हैन को लगा दूं कि चलो तुम्हें दवाई खिला के या कैसे भी प्रोडक्शन तेरा बढ़ा दो,
याद रखो, दवाई सिर्फ कहाँ काम करती है कि वो प्रोडक्शन बढ़ा देती है। जैसे ऑक्सीटॉक्सिन के इंजेक्शन लगा के दूध का प्रोडक्शन बढ़ जाता है ना, बढ़ जाता है, वैसे ही दवाई का सिर्फ इतना काम है कि प्रोडक्शन बढ़ा देती है, अदरवाइज hen ने तो अंडे देने ही देने हैं। और अगर किसी को पता नहीं बोलना चाहिए या नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत भी नॉलेज हो तो ह्यूमन में भी एग होता है, लेकिन छोड़ दो उस बात को। अगर थोड़ी बहुत भी नॉलेज होगी तो पता होगा तुम्हें। तो एग फर्टाइल जब तक नहीं हुआ तब तक उसमें से चूजा निकल ही नहीं सकता भाऊजी। तो ये छोड़ दो कि वो अंडा आ गया तुम्हारे पास बाजार में, उसको ऊपर तुमने मुर्गी बैठाई या कुछ भी बैठाया, उसमें तो अंडे में से कुछ निकलेगा ही नहीं, क्योंकि वो फर्टाइल नहीं है, विदाउट मैरिज है। अब समझ में आ गया? साइंस पढ़ ली, वापस आ जाए पक्का। चलो हमारा एंटरटेनमेंट भी हो गया। तो स्लो मूविंग क्लियर है। अब दूसरी चीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूसेज पे होता है, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग। वाइटल, एसेंशियल, डिजायरेबल। मिस्टर एक्स को अजीत हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, उसको हार्ट अटैक भी आया है, उसको हार्ट अटैक भी आया है और उंगली में कट भी लगा है। तो डॉक्टर पहले किसे ट्रीट करेगा, हार्ट अटैक को या उंगली के कट को? क्यों उंगली में कट दर्द नहीं होगा? वो माइट, तो वाइटल क्या हुआ? हार्ट अटैक। समझ में आ गया सबको? याद रखोगे ना वाइटल क्या है? के साथ वाइटल क्या है? ये। एसेंशियल क्या है? उंगली का कट भी एसेंशियल है, क्योंकि नहीं तो ब्लड निकलता रहेगा। और डिजायरेबल क्या है? ब्यूटी का प्रोडक्ट या बाकी चीजें है, नॉन एसेंशियल बट वो भी मेडिसिन नहीं। अब एक ऐसे सोचो, नॉन एसेंशियल मगर आपकी इच्छा है, जैसे डिटॉक्स के इंजेक्शन होते हैं। डिटॉक्स पता है? ये जितने भी एक्टर एक्ट्रेसेस हैं ये इंजेक्शन लगवाते हैं ताकि ये यंग रहे, समझे? ये इंजेक्शन लगवाते हैं, इसीलिए कभी आप नोटिस करिएगा कई बार इनके होठ सूज जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ नहीं, अब बड़ा गंदे से लगने लग जाते हैं कुछ टाइम बाद, लेकिन वो थोड़ा यंग रहते हैं, उनके स्किन पे झुर्री नहीं आती। जैसे मेरे पे आने लगी ना, उनके पे नहीं आएंगी। आप कहोगे ठीक बात है, तो सर डिजायरेबल वो है। अब वाइटल, एसेंशियल, डिजायरेबल में मतलब डिजायरेबल आपको क्लियर है कि आपकी इच्छा के लिए है, वाइटल और एसेंशियल क्लियर हो गया। बता दो अगर ना क्लियर हुआ हो तीनों। HML ये कई बार शॉर्ट फॉर्म भी दे सकता है, याद रखना है इन फॉर्म्स। हाई कॉस्ट, मीडियम कॉस्ट, लो कॉस्ट बताने की जरूरत ही नहीं मुझे। हो गया? 1 मिनट और बता रहा हूं, उसके बाद आऊंगा न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल भी बोरिंग आने वाला है। नेक्स्ट क्लास का न्यूमेरिकल बहुत इंटरेस्टिंग है, आज का न्यूमेरिकल बोरिंग होगा, शायद आज ही शुरू हो जाए। आपने कहा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या बताता है? इन्वेंट्री इनपुट आउटपुट रेशियो क्या बताता है? इनपुट आउटपुट रेशियो ये बताता है कितने इनपुट लगेंगे कितने आउटपुट के लिए। आप कुछ भी कह लो, अभी बाद में सिखाऊंगा ये। आप बस इतना समझो कि आपने कहा कितना इनपुट लगेगा कितना आउटपुट, बस अभी के लिए इतना समझो, बाद में मैंने कराना है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, आपके पास मान लीजिए मैंने ये बोला कि आपकी जो इन्वेंट्री है, 2 कंपनी है, इसकी पेप्सी है, इसकी कोक है, इसकी पेप्सी है, इसकी कोक है। इसका जो स्टॉक है, इसका जो स्टॉक है वो हर 10 दिन में रिप्लेनिश करना पड़ता है, लेकिन इसका जो स्टॉक है हर 25 दिन में रिप्लेनिश करना पड़ता है। एवरेज स्टॉक जल्दी जल्दी मान लो 2000 ही दोनों का एवरेज स्टॉक है। तो इसका मतलब ये हुआ पहले वाले की इन्वेंट्री फास्ट मूविंग है। बात समझ में आई या नहीं आई? क्या कहना चाह रहा हूं? भाई तुम्हारा रिप्लेस क्यों हो रहा है? सेल हो रही है,
तो हम 2 स्टेप में निकालेंगे ये चीज। पहले निकालेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और फिर निकालेंगे ये कितने दिन में रिप्लेनिश करना है। 2 स्टेप में निकलती है। इसका पर्पस क्लियर हो गया? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखो बहुत सिंपल है। 2000 का स्टॉक इसने रखा कोल्ड ड्रिंक्स का, 2000 का इसने रखा। यहां तक क्लियर है? इसकी हर 10 दिन में दोबारा रिप्लेनिश करना पड़ रहा है और इसको हर 25 दिन में। मेरा पॉइंट यह है कि इसका रिप्लेनिश देर से हो रहा है, इसका मतलब इसकी या तो सेल कम है या ये स्लो मूविंग है, यही चल रहा है या नहीं चल रहा, और इसका बड़े जल्दी जल्दी हो रहा है। समझ में आ गया क्या कहना चाह रहा हूं? ये है। तो आज हम जो सीखने वाले हैं यहां तक सीखेंगे, इसके क्वेश्चन सीखेंगे, एक एबीसी का और दूसरा इन्वेंट्री टर्नओवर का।